मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नाउन्स। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नाउन्स। देखिए फ्रेंड, कल के क्लास में हमने आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया था, बेसिक से लेके सारी एडवांस बातें। ठीक है, एक कंसेप्ट को पहले सुनिएगा फिर आप लिखिएगा। कहते हैं कि कुछ नाउन ऐसा होता है, सम नाउन्स आर singular in form, singular in form, but plural in function। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है, इस लाइन का आपने क्या मतलब समझा? कह रहा है कि कुछ नाउन जो होता है वो आपको देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन जब हम उसका यूज करते हैं तो उसका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था? कलेक्टिव नाउन के अंदर पढ़ाया था। तो बताओ, वो कौन कौन सा नाउन है जो हमें देखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन उसके यूज में प्लूरल होता है? तो पहला नाउन था, ये बस मैं रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूँ, केटल पढ़ाया था आपको। दूसरा नाउन था चिल्ड्रेन, पढ़ाया था, याद करिए। तीसरा नाउन था इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, यानी सेना की वह टुकड़ी जो पैदल चलती है उसे इन्फेंट्री कहते हैं। जेंट्री मैंने आपको पढ़ाया था, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग। मैंने आपको पीजेंट्री पढ़ाया था, पीजेंट्री का मतलब होता है कृषि वर्ग के लोग। मैंने आपको कैवेलरी पढ़ाया था, याद करिए। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, बिल्कुल सही। इसके बाद मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, क्लर्गी। क्लर्गी का मतलब होता है पादरी वर्ग के लोग। एक वर्ड मैंने आपको और पढ़ाया था, पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी फार्म। यानी ये वो वर्ड हैं जो देखने में हमें तो कैसा लगता है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसके जो यूज होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो जब यूज ही प्लूरल फॉर्म में होगा तो इनके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, यानी इनके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, वह वर्ब हमेशा किस प्रकार का होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया? यानी अगर ये खुद प्लूरल है तो आगे जो वर्ब लेगा वो भी तो प्लूरल ही वर्ब होना चाहिए, इसीलिए प्लूरल आएगा। ठीक है। दूसरा बात क्या है, इसमें एक चीज हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था, एक बार आप लिखिएगा, साथ साथ में चलते हैं बस। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला कंसेप्ट। Some nouns are singular in form but plural in function। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगता है कि यूज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके हिंदी अर्थ भी मैंने आपको पढ़ाया था। केटल का मतलब होता है मावेशिया, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, जेंट्री मतलब होता है सभ्य लोग, पीजेंट्री का मतलब होता है कृषि वर्ग के लोग, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार, क्लर्गी का मतलब होता है पादरी वर्ग के लोग, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी फार्म।
दिए गए नाउन के साथ आप कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनके बाद वह प्लूरल फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल नंबर पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द इन्फेंट्री हैज या हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। तो आपके सामने तीन क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, याद रखिएगा, उसने इस कंटेंट को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ भी इस कंटेंट को पढ़ाया है। ये क्या है आपको याद रखना है, ये कलेक्टिव नाउन है। किस तरह का कलेक्टिव नाउन है ये? प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। प्लूरल कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या कंसेप्ट है इसका? ये देखने में हमें सिंगुलर लगता है, का यूज हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इसलिए इसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो वर्ब में होता है। इनके अंत में हम एस और ईएस को जोड़कर कभी प्लूरल नहीं बना सकते, यानी केटल को हम कभी केटल्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका पहला कंसेप्ट, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको। बताइए हमें पहला का आंसर आप क्या बताएंगे? क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। क्या हम केटल के साथ एस लगा सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि ये पहले से प्लूरल फॉर्म में है। अब ये अगर केटल है तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। कह रहा है आई वॉज शॉक, मैं अचंभित हूं कि इस कस्बे के, इस शहर के सभी लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जेंट्री। और अगर ये जेंट्री लिखा गया है तो फिर हम इस हैज के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? हैव के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले कंटेंट की तरफ। कंसेप्ट नंबर सेकंड। चले देखिए फ्रेंड, जो भाई भी लेट आए हैं आप बाद में लिख लीजिएगा, अगले कंसेप्ट की तरफ मूव। आज का दूसरा कंसेप्ट, सेकंड नंबर, मेरे साथ साथ लिखिएगा। लिखिए सम यानी कुछ, नाउन्स यानी संज्ञा। सम नाउन्स आर प्लूरल, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फॉर्म, but
सिंगुलर इन फंक्शन बट सिंगुलर इन फंक्शन। सबसे पहले तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब आप समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन जब हम उसका यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कि इनकी कितनी कैटेगरी है, कौन कौन से ऐसे नाउन है। तो देखो भाई, पहला नाउन क्या है, फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं नेम। नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सर कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है ना जी, बहुत सारे सब्जेक्ट है। क्या मैं उनकी बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स। आप इसको देखिए, आपको प्लूरल लग रहा है नहीं लग रहा? मैथमेटिक्स। लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, मैथमेटिक्स। अच्छा, अगला शब्द देखिए, मैंने लिखा पॉलिटिक्स। अच्छा, अगला वर्ड देखिए, मैंने लिखा एथिक्स। अब आप बोलेंगे सर एथिक्स का मतलब बताइए, तो इसका मतलब होता है नीति शास्त्र। क्या होता है? नीति शास्त्र। आगे वर्ड देखिए, अगर मैंने मान लीजिए बोलिया स्टैटिस्टिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बिल्कुल सही। मैं देखने से ऐसा महसूस कर रहे हैं प्लूरल, लेकिन जब हम इसके यूज करते हैं तो कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। ठीक है, पहला चीज तो ये लिखते चलेंगे साथ साथ में। दूसरा देखिएगा, नेम ऑफ नेम ऑफ द डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी का नाम। बीमारी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, फीवर है, कफ है ना, बहुत सारी बीमारियां। लेकिन मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूं, मैं देखने में प्लूरल लगता है। जैसे कौन सा बीमारी है भाई, ये आपको कंटेंट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे मीजल्स, बहुत खतरनाक बीमारी है। द मम्प्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, रिकेट्स। एक और बीमारी है द सिंगल्स। आप देखिए, तो नेम ऑफ द डिजीज। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा यानी थर्ड, नेम ऑफ द गेम्स। खेल के नाम। कौन से खेल के नाम? खेल भी तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो जैसे मैंने लिखा एथलेटिक्स, मैंने लिखा जिम्नेस्टिक, मैंने लिखा स्नूकर्स, मैंने लिखा चेस, मैंने लिखा कार्डबोर्ड, बिलियर्ड्स। मैं इसकी बात, इसके बाद है आपका नेम ऑफ द बुक्स। किताब का नाम, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इस पॉइंट से क्वेश्चन ना दिया गया हो। जैसे द टेल ऑफ द टू सिटीज, द टेल ऑफ द टू सिटीज। जैसे द अराबियन नाइट्स, अराबियन नाइट्स।
etc, या और एक लिख लीजिए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। मैंने क्या कहा कि सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, और ये आपके पास 4 मैंने कंटेंट दिया है, ये आपको याद रखना है। नोट में हमें क्या याद रखना है, इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनके बाद जो आपका वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, योर मैथमेटिक्स इज या आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तीसरा सवाल है, द अराबियन नाइट्स was या were enjoyed by all kinds of readers। Question number 4, the tale of the two cities is या are an interesting book। Next question, the measles is a bad disease। वेरी सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा जिससे आपका बेसिक पार्ट बहुत अच्छा हो जाए। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पेपर में आए तो कंसेप्ट के आप इन which one, this one, the tale of the two third reader, readers, readers। नहीं नहीं, जो केवल आपको ये बोर्ड पे लिखाया गया है इसके अलावा नहीं।
केवल दिस वन, ठीक है। गेम तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बस उसकी बात कर रहा हूं कि जो नाउन हमें देखने में प्लूरल लगता है लेकिन उसकी यूज हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये कंटेंट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यानी अगर मैं सब्जेक्ट बोलूं तो कौन सा, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, किसमें, नेम ऑफ द सब्जेक्ट में कौन सा आ सकता है, जेनेटिक्स कौन सा सब्जेक्ट है? ओके, आई डोंट नो। इकोनॉमिक्स जरूर आप देख सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स शायद नहीं लिखा होगा, इकोनॉमिक्स लिख लीजिए। मतलब लास्ट में, जिसके भी लास्ट में ICS आता है, ठीक है। जेनेटिक्स मैंने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, शायद होता होगा, है ना। तो आप लिख लीजिएगा फिर जेनेटिक्स भी, है ना। तो ऐसे जेनेटिक्स अभी पेपर में शायद मेरे हिसाब से 10 साल के SSC के पेपर में तो मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन, आपने देखा किसमें? हाँ, तो फिर वो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। एकाउस्टिक्स, तब तो उस हिसाब से एकाउस्टिक्स में भी आता है ना, एकाउस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट ही है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल है, इनको तो आपको याद रखिए। एक इकोनॉमिक्स आप जोड़ सकते हैं और यहाँ पे है ना, इकोनॉमिक्स लिख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स कई बार पूछता है, इकोनॉमिक्स। चलिए इसको एक बार देखिएगा प्लीज मेरे साथ साथ। क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया कि सम नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में कैसा लगता है, प्लूरल, लेकिन इसके यूज हम कैसे करते हैं, सिंगुलर फंक्शन में, ठीक है। सबसे पहले बताइए मैंने क्या पढ़ाया, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बताइए क्या क्या, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया नेम ऑफ द डिजीज, डिजीज यानी बीमारी के नाम, जिसमें हमने पढ़ाया मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स। बताओ रिकेट्स कौन से बीमारी, किसको कहा जाता है? विटामिन डी की कमी से होता है ना, रिकेट्स। अच्छा बात है। फिर देखिए नेम ऑफ द क्या पढ़ाया मैंने, गेम्स। गेम्स क्या है, एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है ना, स्नूकर्स है, चेस है, बिलियर्ड्स है। एक और गेम आता है ड्राउट्स, लिख लीजिए ड्राउट्स, ड्राउट्स। नेम ऑफ द बुक्स, किताब के नाम कौन कौन सा, देखिए द टेल ऑफ द टू सिटीज, द अराबियन नाइट्स, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, इनके बाद हमारा जो वर्ब रहेगा वो कैसा वर्ब रहेगा, सिंगुलर। अब देखो तो फ्रेंड, मैंने लिखा है मैथमेटिक्स, इधर देखिएगा प्लीज, बोर्ड पे फोकस। मैथमेटिक्स लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट। यानी ये मैथमेटिक्स को मैंने किस तरीके से यूज किया है, एज ए सब्जेक्ट। तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर, आर नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसका क्या आंसर होगा, योर मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। योर मैथमेटिक्स का अगर आपसे कोई मतलब पूछे कि योर मैथमेटिक्स का क्या मतलब हुआ, तो याद करना योर मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। तो योर मैथमेटिक्स का मतलब होता है तुम्हारा कैलकुलेशन करने की क्षमता। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स एक तो सब्जेक्ट होता है, और एक पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति भी होता है। तो जब वो राजनीति की बात करेगा तब आगे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जब वो सब्जेक्ट की बात करेगा तो वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आर इज नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है द अराबियन नाइट्स, तो ये किताब है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किताब है? बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी चलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा। मान लो कि इस तीन के अलावा अगर कोई दूसरा नाम दे दे तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो देखिए इधर यहाँ पे लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ
रीडर्स। रीडर्स का मतलब होता है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? किताब ही पढ़ेगा ना, नॉवेल्स पढ़ेगा। तो ऑब्वियस है कि ये किताब है, आंसर क्या आएगा? वॉज, वर नहीं आएगा। अब देखिए कह रहा है द टेल ऑफ द टू सिटीज, और यहाँ पे लिखा है बुक, तो बुक लिखा है, इसका मतलब इज लगा दीजिए। सॉरी, द मिसल्स, तो मिसल्स क्या है? बीमारी है। कहां से पता चला? देखो यहाँ डिजीज है, तो आंसर क्या होगा? इज, आर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा कंसेप्ट आज का पूरा क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम लोग आज के तीसरे कंसेप्ट पे, यानी थर्ड वन। चलिए देख, थर्ड कंसेप्ट देखेंगे आज का। लिखिएगा, देखिए ये मैंने लिखा आपके सामने नाउन, और इस नाउन के बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रीपोजिशन। क्या लिखा? प्रीपोजिशन, ठीक है। और मैंने यही वाले नाउन को यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, यानी सेम नाउन। कैसा नाउन? सेम नाउन। ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या बोला मैंने? नाउन लिखा, प्रीपोजिशन लिखा, और फिर मैंने नाउन लिखा। अगर इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ कहीं भी दिखाई देता है, तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो नाउन है, ये हमेशा किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो सर ये होना चाहिए सिंगुलर फॉर्मेट में, यानी सिंगुलर फॉर्म में। तो अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो फिर ये भी कैसे होना चाहिए? तो सर ये भी होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। दोनों ही सिंगुलर होंगे। अब अगर ये जब दोनों सिंगुलर होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि इसके बाद जो आपका वर्ब यानी जो क्रिया पूछा जाएगा, वो भी कैसा होना चाहिए? तो सर उसे भी सिंगुलर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मेरे साथ बताइएगा कि मैं गलत कहाँ लिख रहा हूं, जिससे आपको एरर पकड़ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, पेजेस आफ्टर, और मैंने फिर से यहां लिख दिया पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, पहला है, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे लिखा यहाँ पे वर्ड, वर्ड्स टू वर्ड, और तीसरा मैंने आपके सामने लिखा रो, रो अपॉन रो, और हमने इधर एस लगा दिया। चलिए जी, ये पहले तीन एग्जाम्पल को मुझे बता दो, इसमें गलती नजर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है आपको? कि सर देखो, हाँ बताइए। बिल्कुल, देखो पेज क्या हुआ? नाउन, और आफ्टर क्या हुआ? प्रीपोजिशन। क्या इसने यही वाले नाउन को यहां लिख रखा है? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में दोनों नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर होना चाहिए, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा पेज आफ्टर, और यहां लिखेंगे पेज। बताइए ये बात समझ में आ गया? दूसरा क्या गलती है इसमें? इसने लिखा है वर्ड्स टू वर्ड। भाई मेरे दोनों सेम है, बीच में प्रीपोजिशन है, इधर प्लूरल नहीं आ सकता। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? वर्ड टू वर्ड, ऐसे लिखना होगा। ये देखिए इसने यहां तो सही लिखा है, यहां गलत लिख दिया है। तो आपको लिखना पड़ेगा रो अपॉन रो। तो हमने क्या सीखा? यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, और दोबारा वही नाउन को अगर रिपीट कर दिया जाए, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। यदि किसी नाउन के बाद, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, और दोबारा उसी नाउन को रिपीट कर दिया जाए, और दोबारा उसी नाउन को रिपीट कर दिया जाए, तो दोनों नाउन,
दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो आप इसको लिख लीजिए, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही प्लीज कंटिन्यू। ये गलत है और ये सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत इजी है। चिल्ड्रेन आफ्टर चिल्ड्रेन, सही लिखा है ना? बिल्कुल सही लिखा है। चिल्ड्रेन की जगह क्या लिखेंगे? चाइल्ड। और यहाँ भी क्या होगा? चाइल्ड। और आर की जगह क्या होगा? इज। ये मेन की जगह क्या करेंगे? MAN। और यहाँ क्या करेंगे? MAN। आर की जगह क्या करेंगे? इज। इसमें क्या गलती है? रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, लुक की जगह क्या लिखेंगे? लुक्स। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वर्ब सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है? उसमें एस और येस का प्रयोग किया जाता है। क्या ये आज का तीसरा नंबर कंटेंट आपको समझ में आया? कर अब हम लोग टेंथ नंबर या चौथा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। आपके क्लास में पिछले वोकेब का नंबर कितना चल रहा था? नंबर 40 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग 40 तक वोकेब कल पढ़कर आइएगा। थोड़ा सा
पूछ लेंगे आप लोगों से, है कि नहीं? पूछना भी बहुत जरूरी है। देखिए, वॉकेब की मेरी जो 2 बुकलेट है उसे अगर आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आज का 4th नंबर कंटेंट, 4th नंबर, देखिए हेडिंग डालिएगा हाइफनेटेड नाउन, हाइफनेटेड नाउन, हाइफनेटेड नाउन। यदि किसी नंबर को, यदि किसी नंबर को हाइफन के द्वारा, यदि किसी नंबर को हाइफन के द्वारा नाउन से जोड़ दिया जाए, यदि किसी नाउन को यदि किसी नंबर को हाइफन के द्वारा नाउन से जोड़ दिया जाए तो उसे हाइफनेटेड नाउन कहा जाता है, तो उसे हाइफनेटेड नाउन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। नेक्स्ट लिखिए, हाइफनेटेड नाउन के बाद तीसरा कंसेप्ट है इसी का, हाइफनेटेड नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपने बातें लिखी है, आइए इसको मैं लॉजिकल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, सबसे पहले सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइफनेटेड नाउन है? पहली बात तो ये कैसे मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं कैसे पहचानूंगा, है ना? तो देखो भाई, मैंने आपको क्या लिखाया, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है वो देखिए। मैंने बोला यदि किसी नंबर, ये आपका नंबर है और इस नंबर के साथ एक बीच में हाइफन आएगा इस तरीके से, कई बार हाइफन आता है कई बार नहीं भी आता है ना? और इस हाइफन के बाद अगर हमने कोई नाउन यहाँ पर लिखा है तो आप समझ जाना कि इस तरह के कंटेंट को हाइफनेटेड नाउन ही कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइफनेटेड नाउन। हाइफनेटेड नाउन क्या होता है? दोबारा रिपीट करता हूं, यदि किसी नंबर को हाइफन के द्वारा नाउन से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल बात है। अब हमने ये बोला कि ये जो नाउन यहां पर लिखा जाएगा, यह नाउन हमेशा किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो सर ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। और अगर ये खुद सिंगुलर है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आगे जो आपका वर्ब आएगा, यह वर्ब भी किस प्रकार से होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सर इसके एग्जाम्पल समझाइए। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। देखो फ्रेंड, इसके 2 कंटेंट है जो आपको समझना चाहिए एग्जाम के पर्पस से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे एक 5 रुपये का 5 रुपीज नोट दे दो। एक 5 रुपये का, तो बताओ इसमें गलती क्या है? क्या गलत लिखा गया है? तो इसमें जो गलत लिखा गया है वो रुपीज है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ये क्या है? नंबर है,
बीच में क्या आया है, हाइफन आया है, और रुपीज क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ये जो रुपीज में आपने एस लगाया है ये तो गलत है, इसको सिंगुलर में होना चाहिए। अच्छा, आपने नोट क्यों लिखा है, किसके आधार पे नोट लिखा गया है, ए के आधार पे। एक है, मुझे एक 5 रुपए का नोट दे दीजिए, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट लिखा है, यानी ये इसकी वजह से आया है। लेकिन ये वाला बीच वाला कंटेंट जो है वो गलत है। अब इसके गलत होने के पीछे का मैं आपको रीजन समझा रहा हूं कि ये गलत क्यों है, ध्यान से समझिएगा। देखो फ्रेंड, ये जो नोट है ना, नोट जो लिखा है, ये नोट एक्चुअल में कौन है, तो सर ये नोट यहां पर नाउन है। कौन है, अगर ये नाउन है, लो और इजी बना देता हूं। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा ए, ये दिख रहा है ना कलर आप लोग को, या दूसरा ले लूं, दूसरा ले लेता हूं, नहीं दिख रहा है तो देखो, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो, एक चीजों को रटना और एक चीजों को समझने में बहुत अंतर होता है। देखो, मैंने क्या लिखा, ए गुड बॉय, माने एक अच्छा लड़का। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो बॉय है ये कौन है, तो बोलोगे सर ये नाउन है। ठीक है, कैसे पता चला कि ये नाउन है, क्योंकि सर यहाँ आर्टिकल है, ये आर्टिकल के साथ नाउन आता है। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि नाउन को पहचानते कैसे है, यानी आर्टिकल के साथ क्या आता है, नाउन आता है। और दोनों के बीच में ये कौन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इनके बीच में एडजेक्टिव आता है, यानी ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला कि सर ये नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का, अच्छा लड़का। थोड़ा इधर चले, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। तो जिस चीज को किताब नाउन बताती है वो नाउन नहीं होता, जिस चीज को मैंने नाउन लिखा है वो नाउन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हाइफनेटेड एडजेक्टिव नहीं लिख सकता, मैंने हाइफनेटेड नाउन लिखा है, ताकि जो स्टार्टिंग बच्चे जीरो लेवल से पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन ये जो यहां से यहां तक लिखा गया है, दिस इज नॉट नाउन, दिस इज एडजेक्टिव। एंड यही वो कारण है कि इसमें एस का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि एडजेक्टिव कभी एस नहीं लिख सकता है। क्या आप गुड में एस लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते ना। तो जब आप यहां नहीं लगा सकते तो यहां भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं एक 5 रुपए का, ए 5 रुपी नोट, ऐसे लिखते हैं। ये इसका एक्चुअल रीजन है। दूसरी बात बताता हूं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए हमने, मुझे ये लिखना है कि मुझे है ना 10 5 रुपए का नोट चाहिए, कितना, 10। तो पहले मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। अब मुझे बोला मैंने 10 5 रुपए का नोट चाहिए, मतलब 50 रुपए चाहिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 5 रुपी। और यहां पे मैं बताऊं नोट लिखूं या फिर मैं नोट्स लिखूं, क्या लिखूंगा बताओ, यहां नोट, सोच के बताना। यहां पर क्या था, ए, मान लो ए की जगह मैं 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है ना, एक है इसीलिए नोट है। अब ये कितने की बात कर रहा है, 10 की, एक से ज्यादा है ना, तो जब एक से ज्यादा है तो नोट कैसे लिख सकते हैं, आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नोट्स। 10 5 रुपी नोट्स। तो ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये कभी सिंगुलर सॉरी प्लूरल नहीं हो सकता है, केवल सिंगुलर होगा। बात समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया। ऐसा मैं चाहता था, मैं जो लिखा था वहीं से मैं आपको बता देता, इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया तो अब आगे से गलती नहीं होगा। लिख लीजिए प्लीज, ये एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, पहले तो ये डायग्राम बनाइए, पहला काम तो ये डायग्राम बनाइए। फोन उठाओ, मम्मी का फोन आ रहा है ना, मम्मी बोल रही है कि बिटिया बात कर लो, आज दूध पीकर नहीं गई, पोहे खाकर नहीं गई है।
ग्रामर की बुकलेट कितने लोगों के पास है? एक बार दीजिएगा ग्रामर की बुकलेट प्लीज। चले, जिसके पास भी ग्रामर की बुकलेट है पेज नंबर 11 पे आइए। पेज नंबर 11। ग्रामर की बुकलेट में पेज नंबर 11। जिनके पास नहीं है वो अपने अपने पड़ोसियों को देखे। पड़ोसियों को देखे मतलब किताब को देखे, पड़ोसी को मत देखो, किताब को देखो। निकालो जी फटाफट। और जो नहीं लेकर आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ले जाने से बैग भारी हो जाएगा, वो कल से कृपया करके लेकर आए। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपने पढ़ा है इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर। यानी मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ, थोड़ा देखिएगा। जिस भाई के पास किताब है वो पेज नंबर 11 में सबसे नीचे देखिए, मैंने लिखा है हाइफनेटेड नाउन। देखिए उसमें लिखा है मैंने एक्सरसाइज। किसी के पास नहीं है ना, तो देखने से क्या है, फिर अपने अपने क्वेश्चन ही लिख लो। फटाफट लिखो क्वेश्चन मेरे साथ। कितने अच्छे प्यारे बच्चे हो आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 rupees, a 100 rupees note to the shopkeeper, to the shopkeeper. Question number 2, a 3-man inquiry committee have been set up. Question number 3, he secured the first position. He secured the first position in a 100 meters race. Rahul is 17 years old boy swam across the sea for safety. Question number 5, please lend me a 10 rupee notes
यस माय डियर स्टूडेंट्स, राइट द क्वेश्चन नोटबुक। अपने नोटबुक में आप क्वेश्चन जरूर लिखिए जहां आप नोट्स बना रहे हैं। नोट्स में आप क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। नोट्स आपका कम से कम इतना मोटा, ये थिकनेस, ये चीज ध्यान रख। नाउन अगर खत्म हुआ तो नाउन से रिलेटेड कम से कम 150 क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स के अंदर होना चाहिए। 150। यानी अगर आप कहीं भी जाए तो आप अपने नोट्स को अपने साथ रखें और उसको रिवीजन करें। एक ऐसी नोट्स आपके पास होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि अगर आपको रिवीजन करना है तो किताब भी ले जाएं, नोट्स भी ले जाएं, नहीं। आप आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आपसे बातें करे, आपसे बोले कि देखो ये कंसेप्ट है, इसे सीखो अगर भूल गए हो तो। तो नोट्स आप अपने तरीके से बनाइए, उसमें रिमार्क्स डालिए, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या डाउट है, उस तरीके से नोट्स बनता है। मैं क्यों कहता हूँ हैंड रिटन करो? मैं चाहता तो यहाँ भी पीपीटी लगा के नहीं पढ़ा देता क्या? पढ़ा देता, अभी पढ़ा दूंगा पीपीटी लगा के, है ना? बहुत आसान बात है। वो सब कुछ तो यहाँ है, तो फिर टीचर किस बात का? गलत कह रहा हूँ क्या? किस बात का टीचर? भाई पीपीटी पे ही पढ़ाना है तो सब यहीं पे फिट कर देता हूं मैं, फिर पुतले की तरह पढ़ो उसको। तो आप लिखिए, लिखेंगे तो आपकी माइंड का एक्सरसाइज होगा, आप कुछ करेंगे। चलिए थोड़ा बोर्ड पे देखिए कितना आसान, सभी आप कर सकते हैं। कस्टमर हैंडेड ओवर, कस्टमर ने हैंड ओवर किया 100 रुपए का नोट, किसको किया? टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को किया भाई। तो ये देखिए तो लिखा है 100 रुपए का नोट दिया, तो ए आया है तो नोट लिखा है सही है, लेकिन ये वाला तो गलत लिखा गया है ना। करेंगे तो इसकी जगह हमें केवल और केवल कह रहा है कि 3 मैन इंक्वायरी, 3 मैन की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। तो अब देखो तो भाई कितने, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है मैन, यही लिखा है ना। तो इस मैन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? MAN ऐसे लिखना होगा ना। और अगर ये सिंगुलर है तो फिर आप हैव नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा, हैज बीन। उसके बाद देखिए कह रहा है ही सेक्यूर्ड, सेक्यूर्ड मतलब प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन किसमें प्राप्त? इन ए 100 मीटर रेस। देखो दोस्त ए आया है तो रेस लिखा है सही है, मीटर में एस कैसे लग गया? केवल मीटर होगा ना कि मीटर्स होगा। क्लियर? 4 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि राहुल एक 17 साल का लड़का स्वयं अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। 17 साल, ए 17 ईयर्स ओल्ड, तो ईयर्स में हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि प्लीज लैंड मी अ 10 रुपी नोट्स। तो देखो 10 रुपी तो इसने सही लिखा है, लेकिन ए के साथ आप नोट्स कैसे लिख सकते हैं? यहां पर एस को हटाना पड़ेगा। तो आज ये हमारा कंटेंट नंबर कितना चल रहा है? 4। क्या चारों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? मैं एक बार रिपीट करता हूं।